जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। इसके बाद आपका एक सेट और बच जाएगा, तो एक सेट जल्दी ही आपको ख़त्म कर देंगे, तो ये बुक जो है ना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना एक क्लास में आपका सेट नंबर 11 से लेके 20 तक आपको सारा रिवीजन करवा देंगे। और इसके पहले देखिए 1 से लेके 10 तक जो है ना एक क्लास में आपको रिवीजन करवा दिया गया है। तो पीछे का जो भी क्लास होता है उसको 1-2 बार जो है ना उसको रिवीजन करते रहिए, ताकि आपका जो है ना सारा कुछ अपडेट रहे और सारा कुछ याद रहे, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। ताकि जितना देखिए सिंपल समझ लीजिए ना कि जितना आपको बोला जाता है उतना सब कुछ करते जाइए, आपका 100% जो है ना सिलेक्शन निश्चित है। और बाकी सभी लोग जो है बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे जो है ना हर वो मतलब जो 40 नंबर ट्रेड है उसका होमवर्क भी चल रहा है। और जो भी क्लास यूट्यूब चैनल पे आ रहा है सभी का PDF आपको उस ग्रुप में दिया जा रहा है सोल्यूशन के साथ। तो उस ग्रुप में ज़रूर जुड़िए, आपको जो है ना और फ़ायदा होगा। तो जुड़िएगा तो पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हो रहा है। तो लास्ट में आपको बता दें कैसे कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना नहीं करना है। आप सभी लोग जो है ना लास्ट तक क्लास को देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट आइए कर रहा है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है, बताइए किसने जीता है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक जीता है। कौन जीता है? कर्नाटक जीता है। नेक्स्ट आइए कर रहा है स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कब हुई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक कब हुई थी। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 24 जनवरी 2025 को जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान कौन थे, बताइए। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान कौन थे। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा थे। कौन थे? रोहित शर्मा थे। नेक्स्ट आइए करा कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, बताइए। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जो है ना प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन जो है ना किस शहर में किया गया, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा। तो वडनगर में जो है ना किया गया है। कहाँ किया गया? तो वडनगर में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किस ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में किस ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द ब्रूस लीज के लिए मिला है। किसके मिला है? तो द ब्रूस लीज के लिए मिला है, ठीक है, ब्रूट लिस्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि IAAF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि IAAF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत करेगा। कौन करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट आइए करा कि बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, बताइए। करा बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय को जो है ना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आइए करा गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया के हैं। कहाँ के? इंडोनेशिया के हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वायु प्रवाह के बीच पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वायु प्रवाह के बीच पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चक्रवात क्या है, बताइए। चक्रवात क्या है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की एक क्या है? निम्न दाब पेटी है।
तो चक्रवात क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की क्या है, निम्न दाब पेटी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आया, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल किया था। कौन किया था, धर्मपाल किया था। ठीक है, तो पाल वंश के शासक धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। और धर्मपाल जो है ना प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाथरघाट भागलपुर बिहार में किया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गाँवों को जो है ना दान दिया था। नेक्स्ट है करा कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया, परंतु अब केवल कितने हैं, बताइए। करा कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों के 7 भागों में जो है ना वर्गीकृत किया गया, परंतु अब केवल कितनी है भागे, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने, तो 6 वर्ग है। कितनी है, तो 6 वर्ग है। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को लोप किए जाने के पश्चात वर्तमान में मूल अधिकार के 6 वर्ग जो है ना शेष हैं। नेक्स्ट ये करा कि सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। नेक्स्ट ये करा कि किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है, बताइए। किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। कहाँ है, तो हिंद महासागर में है। नेक्स्ट ये करा कि किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं, बताइए। करा किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीना के हैं। किसके, तो बीना के हैं। तो बीना जो है ना भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है और सल्तनत काल के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक अमीर खुसरो ने बीना तथा तंबूरा को मिलाकर नए वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को जो है भारतीय संघ में शामिल किया, बताइए। क्वेश्चन करें, स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा, किसने कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है, बताइए। कह किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष ने कहा था। कौन कहा था, अरविंद घोष कहा था। नेक्स्ट ये करा कि किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी होने से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी होने से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, स्कंदगुप्त। क्या होगा, तो स्कंदगुप्त। तो याद रखिए कि भारत का पहला हुन आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित करने में असफल रहा और स्कंदगुप्त के कमजोर उत्तराधिकारी के काल में बार बार जो है ना हुन आक्रमण के फलस्वरूप गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हुआ और गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है, बताइए। किससे, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो चंबल जो है ना और साबरमती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल एवं साबरमती नदियों द्वारा विभाजित होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्कयुक्ति की अपेक्षा होती है। क्या होती है, बताइए। उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्कयुक्ति की अपेक्षा होती है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा, तो सी होगा। घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो है ना बराबरी में रखना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रबल एकाधिकार विरोधी विभाजन विधान क्या है, तो जो है ना मिश्रित व्यवस्था का क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब लक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता अन्याय सभ्यता थी क्योंकि क्या था, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता अन्याय सभ्यता थी क्योंकि क्या था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है ये करा कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। किसकी पराजय से समाप्त हुआ था, बताइए। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित में से किसके पराजय से समाप्त हुआ था।
तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम राजा के जो है ना मतलब क्या हुआ तो मतलब परास्त हुआ। तो याद रखिए कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और एवं बीदर की संयुक्त सेनाओं ने 23 जनवरी 1565 को राशि तगड़ी के युद्ध में सदाशिवराव के मंत्री रामराज को पराजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी में होता है। किसमें होता है? जलोढ़ मिट्टी में होता है। नेक्स्ट है करा कि मूलभूत यौगिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। क्या करना? सुनिश्चित करना। तो मूलभूत मतलब क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, बताइए। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। कौन किया था? अकबर ने। तो याद रखिए कि राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतीय अकबर के रूप द्वारा नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा कि राजा मान सिंह को बिहार को प्रांतीय अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था और अकबर ने 1580 में बिहार को सूबा प्रांत घोषित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, राजकुमार परवेज किया था। कौन किया था? राजकुमार परवेज को किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना, बताइए। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, बिहार था। कौन था? बिहार था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ, बताइए। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? तो बिहार होगा। तो याद रखिए कि संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ, जिसके तहत जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून को जब न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया तो यह संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि कोल गैस में क्या होता है, बताइए। कोल गैस में क्या होता है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2CH4 और क्या है? CO होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि स्नेहक लुब्रिकेटिंग तेल होते हैं। क्या होते हैं? स्नेहक लुब्रिकेटिंग तेल होते हैं। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। C20 C30 का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और ये क्या हाइड्रोकार्बन है? लुब्रिकेटिंग तेल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि फेन प्लवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है, बताइए। फेन प्लवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेंड। क्या होगा? जिंक ब्लेंड। तो याद रखिए कि फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क में प्रयुक्त होती है और अंततः इस विधि से जिंक ब्लेंड से सल्फर अलग जो है ना किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध आती है, बताइए। किस जैसी गंध आती है? श्वेत फास्फोरस में किस जैसी गंध आती है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहसुन जैसा जो है ना गंध आता है। नेक्स्ट ये करा इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है, बताइए। किसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, आबिंदुकता के लिए जो है ना बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ये करा कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, बताइए। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर है। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है। नेक्स्ट ये करा कि कौन अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती, बताइए। करा कौन अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे नहीं होती, लेकिन जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे होता है, प्रकाश तरंगे होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों होगा। ठीक है, ए और जो है ना ए और बी दोनों होगा, लेकिन सी नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है, बताइए। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ml²T-1 है। ठीक है, ml²T-1 है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है दीर्घ रूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, बताइए। दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने? तो 18 है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम है, बताइए। कह रहा है किस तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, SI। क्या होगा? तो SI। ठीक है, याद रखिएगा।
और यहाँ पे याद रखिएगा कि SI की जल के साथ सबसे कम क्रियाशीलता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इस आयन का आकार किसके परमाणुओं में सबसे कम है, बताइए। किस आयन का आकार उसके परमाणुओं से सबसे कम है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 Na+, मतलब क्या है, Na+ है। और Na+ का आकार Na परमाणु से कम, क्योंकि एक कक्षा कम हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा कौन सा एक सहस्त्रनियोजी यौगिक है, बताइए। कह रहा कौन सा एक सहस्त्रनियोजी यौगिक है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, क्या है, तो HCl है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे PDF डिटेल के साथ मिलेगा, तो वहाँ पे सोल्यूशन बना करके जो है ना दिया जाता है, तो आप सभी लोग जो है ना ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे देखिए 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए आगे देखिए 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर B होगा। चलिए आगे देखिए 47 का जो सही उत्तर होगा, 47 का क्या होगा, 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B। चलिए आगे देखिए 48 का सही उत्तर देखिए क्या होगा, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट है 49 कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं सूची में दी गई है। कौन सा सूची में सूचीबद्ध है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं सूची में दी गई, तो कौन सा सूची में सूचीबद्ध है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, संप्रति सूची में क्या है, तो सूचीबद्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जो है जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि कहा जाता था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जो है जैन संस्थानों में को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, क्या होगा, तो पल्ली चंदम, क्या होगा, तो पल्ली चंदम, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि डैश को समान रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है किसको जो है ना समान रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, क्या होगा, भूस्खलन होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन कर रहा है किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C होगा, क्या होगा, अकबर, क्या होगा, तो अकबर, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिसे हिमनद को क्या कहा जाता है, जिसे हिमनद को क्या कहते हैं। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिमोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमनद हिमोड़ कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, केरल में हुआ था, कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था, बताइए। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, क्या होगा, तो लॉर्ड हार्डिंग होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग होगा। एक मिनट, हाँ सही क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है उलट दिया गया था। और याद रखिए लॉर्ड मिंटो के बाद 1910 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बने, और उसके समय में ही महत्वपूर्ण कार्य ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर जो है ना खड़ा कर दिया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रॉलेट क्या अधिनियम होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि टाटा लॉ एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि टाटा लॉ एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, 1907 में किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, बताइए। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, बताइए। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C, 52वां संविधान संशोधन क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अखबारी कागज़ के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। आगे देखिए यहाँ से मोटर वाहन अधिनियम का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। करा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एक वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एक वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्षों के लिए क्या होता है तो वैध होता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत रोकने का संकेत है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत रोकने का संकेत है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नो एंट्री। क्या है तो नो एंट्री। नेक्स्ट आएगा कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना किसके लिए अनिवार्य है, बताइए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना किसके लिए अनिवार्य है, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा तो बी होगा, चालक और अगला क्या है यात्री के लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार चालक और अगली सीट पर बैठा व्यक्ति दोनों को सीट बेल्ट पहनना क्या है अनिवार्य है, और इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी होगा। नेक्स्ट आएगा कि यू टर्न निषेध, यू टर्न निषेध संकेत किस प्रकार का संकेत है, बताइए। यू टर्न निषेध संकेत किस प्रकार का संकेत है, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर निषेधात्मक क्या है तो संकेत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत नशे में वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान कितना है, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत नशे में वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान कितना है, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 185 है। क्या है, धारा 185 है। नेक्स्ट आएगा कि यदि कोई ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो पहली बार उसके लिए जो है ना दंड क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो पहली बार उसके लिए दंड क्या है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपया जो जुर्माना या 6 माह की जो है ना कैद है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर क्या दंड है, बताइए। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर क्या दंड है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये का क्या है तो जो है ना मतलब क्या है तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध है और 2019 के संशोधन के बाद 5,000 रुपये का जो है जुर्माना तय किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि नई मोटर गाड़ी को बिना पंजीकरण के सड़क पर चलाने पर क्या दंड है, बताइए। नई मोटर गाड़ी को बिना पंजीकरण के सड़क पर चलाने पर क्या दंड है, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 रुपये क्या है तो जुर्माना है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत बिना पंजीकरण के वाहन चलाना क्या है अवैध है। नेक्स्ट आइए, करा कि कौन सा संकेत स्पीड ब्रेकर का कार्य होता है, बताइए। कौन सा संकेत स्पीड ब्रेकर का होता है, तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाल रंग त्रिकोण का होता है। किसका होता है, लाल रंग त्रिकोण का होता है। नेक्स्ट आइए, करा किस धारा में किशोर द्वारा अपराध करने पर वाहन मालिक को दंडित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस धारा में किशोर के द्वारा अपराध करने पर वाहन मालिक को दंडित किया जाता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 199 के 1 तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है, नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाल वृत्त के भीतर जो है ना पी पर क्या है तो क्रॉस है। ठीक है, याद रखिएगा कि नो पार्किंग एक प्रतिबंधात्मक संकेत है और यह लाल वृत्त में पी अक्षर के रूप में क्रॉस के रूप में दिखता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC ना होने पर दंड क्या है, बताइए। वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC ना होने पर दंड क्या है, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना 1000 रुपये है। कितना 1000 रुपये क्या है जुर्माना है। तो याद रखिए PUC सर्टिफिकेट हर वाहन के लिए अनिवार्य है और बिना PUC के वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये क्या है जुर्माना है और दूसरी बार पकड़े जाने पे 2000 रुपये का क्या है जुर्माना है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा संकेत स्कूल के पास सावधानी का प्रतीक है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संकेत स्कूल के पास सावधानी का जो है ना प्रतीक है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 बच्चों की जो है ना आकृति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हेलमेट ना पहनने पर दंड क्या है, बताइए। हेलमेट ना पहनने पर दंड क्या है, तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपये क्या है जुर्माना है। और मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार बिना हेलमेट के क्या है तो 1000 रुपये का जुर्माना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये करा कि सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना है, बताइए। सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना है, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये क्या है जुर्माना है। तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 में सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया, उल्लंघन पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन बीमा नहीं होने पर जुर्माना कितना है, बताइए। वाहन बीमा नहीं होने पर जुर्माना कितना है, तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए, 2000 रुपये क्या है, कितना है 2000 रुपये है। ठीक है, तो
तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196 के अनुसार बीमा अनिवार्य है और बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 रुपये क्या है तक जुर्माना है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा संकेत यू टर्न वर्जित जो है दर्शाता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कौन सा संकेत यू टर्न वर्जित दर्शाता है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दाएं उल्टे तीर पर जो है ना क्रॉस है। उल्टे तीर पर क्या है तो क्रॉस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 वर्ष की उम्र में कौन सी श्रेणी का वाहन चलाने की अनुमति है। बताइए कह रहा है 16 वर्ष की उम्र में कौन सी श्रेणी का वाहन चलाने की अनुमति है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी होगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर है। क्या है इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ठीक है, तो 16 वर्ष की उम्र में कौन सी श्रेणी का वाहन चलाने की अनुमति है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। चलिए आगे देखिए और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि 16 वर्ष की उम्र में केवल बिना गियर वाली 50 सीसी तक की दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देना क्या अपराध है। बताइए इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देना क्या अपराध है। बताइए तो 79 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 हाँ जो है ना अपराध है। ठीक है, तो एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पुलिस आदि को रास्ता देना अनिवार्य है और इसे रास्ता ना देना पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध है। ठीक है, और 10,000 रुपये तक जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का संभव है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है गाड़ी की गति सीमा तय कौन करता है। बताइए गाड़ी की गति सीमा तय कौन करता है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राज्य सरकार। कौन करता है राज्य सरकार। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन के रेडिएटर में पानी क्यों डाला जाता है। बताइए वाहन के रेडिएटर में पानी क्यों डाला जाता है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंजन ठंडा रखने के लिए डाला जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन के लिए सही टायर प्रेशर क्यों जरूरी है। बताइए वाहन के लिए सही टायर प्रेशर क्यों जरूरी है। बताइए तो 82 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा ईंधन की बचत और सुरक्षा के लिए क्या है तो ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि वाहन में एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है। बताइए वाहन में एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हवा को जो है ना साफ़ करना। क्या करना हवा को साफ़ करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इंजन ऑयल का कार्य क्या है। बताइए इंजन ऑयल का कार्य क्या है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कलपुर्जों को जो है ना चिकनाई देना। क्या करना कलपुर्जों को चिकनाई देना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि क्लच प्लेट खराब होने का मुख्य लक्षण क्या होता है। बताइए क्लच प्लेट खराब होने का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गियर बदलते समय आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है गियर बदलते समय आवाज़ आती है। ठीक है, तो क्लच प्लेट घिस जाने पर गियर बदलने में कठिनाई होती है और वाहन इस झटका देता है और पिकअप जो है ना कमज़ोर हो जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि इंजन ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है। बताइए इंजन ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी कूलेंट का जो है ना अभाव होगा। क्या होगा कूलेंट का अभाव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि वाहन की बैटरी का मुख्य कार्य क्या है। बताइए वाहन की बैटरी का मुख्य कार्य क्या है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्रेक ऑयल की कमी से क्या समस्या हो सकती है। बताइए ब्रेक ऑयल की कमी से क्या समस्या हो सकती है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेक फेल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ब्रेक फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि वाहन के स्टीयरिंग कड़ी हो जाए यदि वाहन के स्टीयरिंग कड़ी हो जाए तो कारण क्या हो सकता है। बताइए तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पावर स्टीयरिंग ऑयल की जो है ना कमी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है गियर शिफ्ट करते समय अगर आवाज़ तक आना किस समस्या का संकेत है। बताइए गियर शिफ्ट तक करते समय आवाज़ आना किस समस्या का संकेत है। बताइए तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लच प्लेट घिसी हुई है। क्या है क्लच प्लेट घिसी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि इंजन में नॉर्किंग की आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या है। बताइए इंजन में नॉर्किंग की आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा घटिया गुणवत्ता क्या है ईंधन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शॉक ऑब्जर्वर का कार्य क्या होता है। बताइए शॉक ऑब्जर्वर का कार्य क्या होता है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी झटकों को जो है ना कम करना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन के एयर कंडीशनर में गैस की कमी से क्या असर होता है। बताइए वाहन के एयर कंडीशनर में से गैस की जो है ना कमी से क्या असर होता है। बताइए क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी ठंडक नहीं मिलती। क्या मिलती ठंडक नहीं मिलती है। नेक्स्ट ये कह रहा है इंजन से काला धुआं निकलना किसका संकेत है। बताइए इंजन से काला धुआं निकलना किसका संकेत है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्धजला क्या है ईंधन है। अर्धजला क्या है तो ईंधन है।
तो याद रखिए कि काले धुएं का कारण अधजला पेट्रोल डीजल होता है और यह प्रदूषण को बढ़ाता है और इंजन में खराबी हो सकती है और समय पर जो है ना ट्यूनिंग कराना चाहिए। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन की हेडलाइट को लो बीम का उपयोग कब किया जाता है? वाहन की हेडलाइट की लो बीम का उपयोग कब किया जाता है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? पहाड़ी इलाकों में। कहाँ होता है? पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी इलाके, एक मिनट, यहाँ पे सही उत्तर क्या हुआ? यहाँ पे कह रहा है कि वाहन की हेडलाइट को लो बीम का उपयोग कब किया जाता है? तो रात के सामने वाहन पे होता है। क्या होगा? रात में सामने वाहन पर होता है। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है कि वाहन की हेडलाइट को लो बीम का उपयोग कब किया जाता है? तो रात के समय वाहन जो है ना होने पर। याद रखिए कि लो बीम सामने आने वाले वाहन चालक की आंखों को चुभता नहीं है और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उच्च बीम रात में खाली सड़कों पर उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 96 कर रहा है कि क्लच का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, क्लच का जो मुख्य कार्य है क्या है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? तो इंजन और गियर के बीच संपर्क बनाना और क्या तोड़ना होता है। तो क्लच गियर बदलने में सहायता करता है और यह इंजन और गियर को जोड़ता और तोड़ता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन का अल्टरनेटर किससे संबंधित है? वाहन का अल्टरनेटर किससे संबंधित है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर विद्युत चार्जिंग से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 98 कर रहा है व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? बताइए, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? बताइए क्या कारण है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। टायर घिसाव को कम करने और संतुलन के लिए मतलब जो है ना किया जाता है, मतलब ज़रूरी है। तो व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? कि टायर घिसाव को कम करने और संतुलन करने के लिए। तो याद रखिए कि सही अलाइनमेंट से टायर बराबर खींचते हैं और बाहर की दिशा में संतुलन बना रहता है और टायर की उम्र जो है ना बढ़ती है और ड्राइविंग क्या है? आरामदायक होती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अधिक इंजन ध्वनि किसका संकेत हो सकता है? बताइए, अधिक इंजन ध्वनि किसका संकेत हो सकता है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका होगा? साइलेंसर में लीकेज या इंजन की खराबी क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि साइलेंसर में छेद या लीकेज से आवाज़ बढ़ जाती है और इंजन में भीतरी दिक्कत हो सकती है और यह प्रदूषण और शोर को जो है ना बढ़ाता है। ठीक है, और तुरंत इसकी जांच कराना चाहिए। चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि डेड बैटरी से क्या संकेत मिलता है? बताइए, डेड बैटरी से क्या संकेत मिलता है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाहन जो है ना स्टार्ट नहीं होता है। तो डेड बैटरी से स्टार्टर मोटर को ऊर्जा नहीं मिलती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो सकते हैं और बैटरी को चार्ज या बदलना क्या है? पड़ता है। और बैटरी वोल्टेज समय समय पर चेक करें। ठीक है, तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 19 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट ड्राइवर जो होमवर्क सीरीज है उस चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार जो है ना आपका सारा डिटेल के साथ आपको PDF वहाँ पे दिया जाता है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है ना प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है, तो इसमें जो है ना इस बुक से होमवर्क करवाया जा रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म का बुक पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो आपका सारा जो है ना 21 सेट आपको उस ग्रुप में करवा दिया जाएगा। उस ग्रुप में PDF आपको सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। और ये भी बुक जो है ना लास्ट है, इस बुक में आपका एक सेट और बच गया तो उसको भी जल्द खत्म करवा के आपको पूरा कर देंगे। फिर आप किरण पब्लिकेशन और अरिहंत का फिर चलाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी यूथ पब्लिकेशन का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आने वाला है तो उसको भी स्टार्ट करेंगे। बाकी ट्रेड ज्ञान का चल ही रहा है, जैसे ही बुक खत्म होगा उसके बाद ये बुक हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको फ़ोन पे नंबर पे जो है ना आपको पेमेंट करना है कितना 99। तो फ़ोन पे नंबर कितना है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके आप 10 मिनट के अंदर मतलब आप जो है ना यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे लिंक आपको भेज दीजिए। आप जो है ना लिंक भेज दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा कुछ करवाया जाएगा, जितने भी यूट्यूब पे क्लास आएगा सभी का जो है ना PDF वहाँ पर दिया जाता है इस ग्रुप में। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, बेहतर से बेहतर जो है ना तैयारी कीजिए, ताकि अब समय नहीं है जितना हो सके हर वो क्लास को रिवीजन कीजिए और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाइए। ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सुबह ही ग्रुप में दिया जाता है कि ताकि आप सभी लोग बना लीजिए। फिर होमवर्क चल रहा है, बाकी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो सभी कुछ दिया जाएगा। सारा जितने भी क्लास होगा ना सभी का PDF आपको इस ग्रुप में मिलेगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए। 99 रुपये फी लग रहा है। इसी नंबर पर पेमेंट करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर। यही क्या है व्हाट्सएप नंबर है, और आपको कुछ पूछना है तो इसी नंबर पर जो है ना कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक क्लास को जो है ना करके ज़रूर जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।